नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 मई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट रिलीज़ की गई। इस एजेंसी के बारे में हम बाद में जानकारी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट में जो मुख्य बातें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वर्ल्ड के एक बड़ी हिस्से में अभी फ़िलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है। इस वजह से ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ ठप हैं, काम नहीं कर रही हैं। तो इस वजह से एनर्जी की डिमांड में बहुत कमी आई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है 2020 में एनर्जी की जो डिमांड है वो 6% तक कम होगी। एनर्जी के जो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जैसे कोल एनर्जी, गैस, ऑयल, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी एकमात्र ऐसा सोर्स है डिमांड में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अदरवाइज तो देखो, बाकी जो ये सोर्सेज हैं एनर्जी के, इन सब की डिमांड में ग्रोथ तो छोड़िए, डिक्लाइन देखने को मिलेगा। मतलब पिछले साल की अपेक्षाकृत डिमांड कम होगी बढ़ने के बजाय। सबसे ज़्यादा डिमांड कम होगी कोल एनर्जी की। कुछ और डेटा है, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं जैसे यूएसए, चाइना, यहाँ पे 2020 में एनर्जी की डिमांड सबसे ज़्यादा कम होगी। और पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, ये पहली बार होगा जब एनर्जी की डिमांड हमारे देश में कम होगी। इससे पहले देखो 2019 में यानी पिछले साल क्या हुआ था, एनर्जी की डिमांड की ग्रोथ में कमी देखने को मिली थी। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो देखो डिमांड में कमी देखने को मिलना, अगर पिछले साल एनर्जी की डिमांड 100 थी तो इस बार 90, मतलब डिमांड कम हो गई। और दूसरा ये है डिमांड की ग्रोथ में कमी का मतलब ये है डिमांड पिछले साल की अपेक्षाकृत बढ़ी तो है लेकिन कम ग्रोथ रेट के साथ बढ़ी है। एग्जाम्पल के साथ बताऊं, अगर पिछले साल एनर्जी की डिमांड में ग्रोथ रेट देखने को मिली थी 10%, तो इस साल है सिर्फ 5%। ये सिनेरियो देखने को मिला पिछले साल यानी 2019 में, और डिमांड कम हुई है ये सिनेरियो देखने को मिलेगा इस साल। लॉकडाउन की वजह से ही पहली बार होगा कि एनर्जी की डिमांड कम होगी। और देखो, एनर्जी की डिमांड में कमी आने की वजह से 8% तक जो CO2 एमिशन है वो भी कम हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। ये ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में OECD के फ्रेमवर्क के तले। हुआ क्या था, 1973 में ऑयल क्राइसिस इमर्ज होकर आए थे। वार हुआ था अरब कंट्रीज़ के बीच और इजराइल के बीच। इजराइल को काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था, इंक्लूडिंग यूएसए। तो अरब कंट्रीज़ ने ऑयल देना बंद कर दिया था यूएसए और उन देशों को जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। तो एकदम से इन काफ़ी सारे देशों में ऑयल क्राइसिस पैदा हो गए, क्योंकि यूएसए तो देखो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था अरब देशों से इंपोर्ट होने वाले ऑयल के ऊपर। यूएसए की इकोनॉमी भी चरमरा गई थी। तो उसके बाद ये एजेंसी इस्टेब्लिश की गई थी OECD के फ्रेमवर्क के अनुसार, ताकि इस प्रकार से ऑयल की सप्लाई में अगर कोई डिसरप्शन आता है तो उसे एड्रेस किया जा सके। अब तो देखो काम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इस एजेंसी का। वर्ल्ड में एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, कौन सी टाइप की एनर्जी पर ज़्यादा फोकस है, ये सारे ट्रेंड्स मॉनिटर किए जाते हैं इस एजेंसी के द्वारा। इसके अलावा विभिन्न देशों के बीच टेक्नोलॉजी संबंधित कोऑपरेशन भी इस्टेब्लिश किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। मिशन ये है इस एजेंसी का मेंबर कंट्रीज़ के लिए, इवन दूसरे देशों के लिए भी, लेकिन फोकस मेंबर कंट्रीज़ पे है, रिलायबल, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को इंश्योर करना। इंडिया इस एजेंसी का मेंबर नहीं है लेकिन एसोसिएट मेंबर है, वो भी इंडिया 2017 में बना था। और कौन सी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं इस एजेंसी के द्वारा? ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स। इन पर एक बार आप नज़र जरूर डाल लीजिएगा। अब जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट, इसको इस्टेब्लिश किया गया था OECD के फ्रेमवर्क के अनुसार 1973 ऑयल क्राइसिस के बाद। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट, कोई भी एशियन कंट्रीज़ मेंबर नहीं है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। तीसरी स्टेटमेंट, एस्टोनिया
was the last country to join इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देखो दूसरी स्टेटमेंट तो गलत है, थोड़ी एक्सट्रीम सी स्टेटमेंट हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, नो एशियन कंट्री आर मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। जापान, साउथ कोरिया, ये तो देखो डेवलप कंट्रीज़ हैं। जहाँ पे यूएसए है, अधिकतर समय तो वहाँ पर ये देश देखने को मिलते ही हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, ये एशियन कंट्रीज़ मेंबर हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के। और तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है। इस्टोनिया ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को ज्वाइन किया था 2014 में, लेकिन लास्ट कंट्री मैक्सिको है। मैक्सिको ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को ज्वाइन किया था कब? 2018 में। तो दूसरी और तीसरी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वन ओनली। अभी देखो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के टोटल मेंबर्स की संख्या है 30। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल डेमो 2 मिशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नासा और स्पेस एक्स दोनों मिलकर ये मिशन लॉन्च कर रहे हैं। डेमो 2 मिशन 27 मई 2020 को कैनेडी स्पेस सेंटर से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पर है कैनेडी स्पेस सेंटर? फ्लोरिडा, यूएसए में। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ देखो ये है, डेमो 2 मिशन की सहायता से एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा। कौन से एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे? उनके नाम इस प्रकार से हैं, रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले। यूपीएससी एस्ट्रोनॉट्स के नाम आमतौर पर नहीं पूछती है, और अगर दूसरी स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट्स को भेज रही है तो नाम पूछे जाने की संभावना और भी कम हो जाती है। हमारा देश भेज रहा है एस्ट्रोनॉट्स को तो फिर भी चांस है, बट अभी तक तो हमने कभी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा ही नहीं। गगनयान मिशन पर इसरो काम कर रही है, जल्द ही हम भी स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। ये जो एस्ट्रोनॉट्स भेजे जा रहे हैं नासा के द्वारा और स्पेस एक्स के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, ये देखो 1 से 4 महीने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे और फिर लौट आएंगे। नासा का एक प्रोग्राम है कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम, उसी का पार्ट है ये डेमो 2 मिशन। अपने इस प्रोग्राम के अंतर्गत नासा प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर ह्यूमन स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर काम करता है, ताकि ह्यूमन बींग्स को यानी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाया जा सके और वापस लाया जा सके। स्पेस एक्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब फाउंडर हैं इस कंपनी के इलोन मस्क। इलोन मस्क आपको पता है टेस्ला के भी फाउंडर हैं। स्पेस एक्स ने बाकी प्राइवेट कंपनीज के साथ कंपटीशन में काफ़ी अचीवमेंट प्राप्त की जब इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन 9 को डेवलप किया, मतलब एक ऐसा रॉकेट जिसे रीयूज़ किया जा सकता है। तो स्पेसएक्स कंपनी इस मिशन के लिए अपने क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगी। यूएस स्पेसक्राफ्ट का ये 5वीं क्लास होगा जिसे इस्तेमाल किया जाएगा स्पेस में ह्यूमन बींग्स को ले जाने के लिए। इससे पहले देखो मरकरी, जेमिनी, अपोलो स्पेस शटल प्रोग्राम के अंतर्गत ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेजा गया है। तो यूएस स्पेसक्राफ्ट का ये 5th क्लास होगा जो ह्यूमन बींग्स को ऑर्बिट में लेके जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कश्मीर सैफरन के बारे में है। सैफरन का मतलब होता है केसर। क्या कंटेस्ट है? कश्मीर सैफरन को जीआई टैग मिल गया है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। तो कश्मीर सैफरन के बारे में हम डिस्कस करें। इसे देखो जम्मू एंड कश्मीर में क्रेवास में कल्टीवेट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। क्रेवास क्या है? देखो पीर बंजाल रेंज जब राइज हो रही थी, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। यहाँ से नदी बह रही है, तब तक पीर पंजाल रेंज जो है वो राइज नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब हिमालयस बना पीर पंजाल रेंज बनती गई तो एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि नदी का रास्ता रुक गया। तो नदी का रास्ता जब रुक जाएगा क्या होगा? नदी का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे पूरी झील सी बन जाएगी और नदी पीछे से काफ़ी चीज़ें ला रही होगी, जैसे कंकड़, बजड़ी, ये सब चीज़ें जो ज़मीन को उपजाऊ बनाती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा होनी स्टार्ट हो गई। लेकिन एक पल ऐसा आया
कि नदी ने अपना रास्ता बना लिया, क्योंकि नदी लगातार कोशिश तो कर रही थी, पीछे से पानी आ रहा था, इकट्ठा होता जा रहा था, यहाँ पे इस जगह पे इरोजन होता जा रहा था, इरोजन होता गया, तो बाद में नदी ने अपना रास्ता बना लिया, तो यहाँ पे ज़मीन खाली हो जाएगी। मतलब जैसे ही नदी ने अपना रास्ता बनाया, लेक तो खाली हो गई, झील खाली हो गई, पानी चला गया, और पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया डिपॉजिट्स, जो वहाँ पे जमा किया गया था नदी के द्वारा। नदी कंकड़ बजड़ी ये सब लेके आई थी, उसने लेक में जमा किया था, लेकिन लेक में अब पानी जा चुका है, तो ये सब चीज़ें रह गई हैं, और यही हैं करेवा। करेवा जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। किस लिए? सैफरन यानी केसर की खेती के लिए। किश्तवाड़ में बहुत ज़्यादा खेती होती है सैफरन की। जो किश्तवाड़ ज़िला है जम्मू एंड कश्मीर का, इसे लैंड ऑफ सैफायर एंड सैफरन भी कहा जाता है। सैफायर मतलब नीलमणि। कश्मीर का जो सैफरन है वो पूरे वर्ल्ड में एकमात्र केसर यानी सैफरन है, जिसे 1600 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल एशियन माइग्रेंट्स के द्वारा 1st सेंचुरी BC में। इसे बाहुकम के नाम से भी जाना जाता है एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में। कश्मीर सैफरन 3 टाइप का है, लच्छा सैफरन, मोंगरा सैफरन और गुच्ची सैफरन। किस आधार पर डिवाइडेड हैं ये 3 टाइप्स कश्मीर सैफरन के? फूल में देखो जो स्टिग्मास होता है, जहाँ पर पोलिनेटर फॉर एग्जांपल मधुमक्खियाँ ये पोलन लेके आती हैं, ये फूल के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये फूल से अलग हो जाता है, सूख जाता है बिना किसी प्रोसेसिंग के, तो वो लच्छा सैफरन है। और अगर स्टिग्मास फूल से अलग होके सूर्य की रोशनी में सूखता है, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग भी होती है, तो इसे मोंगरा सैफरन कहा जाता है। और गुच्छी सैफरन वो सैफरन है जब स्टिग्मास आपस में जुड़ जाते हैं और क्लोथ थ्रेड के साथ टाइज इस्टेब्लिश हो जाते हैं, मतलब बन जाते हैं। क्वेश्चन देखो यूपीएससी के द्वारा सिंपल पूछा जा सकता है, जैसे लच्छा, मोंगरा, गुच्छी, ये कौन से क्रॉप के टाइप हैं? तो आंसर होगा सैफरन, मतलब किससे एसोसिएटेड हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल फिर से हिमालय से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने लद्दाख हिमालयस में रिवर इरोजन को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया, स्टडी किया। मतलब रिवर इरोजन की पिछले 35,000 साल की हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया गया वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के द्वारा अपने रिसर्च में। और रिसर्च में ये पता लगा कि रिवर इरोजन का हॉटस्पॉट क्या है लद्दाख हिमालयस में। ये जो पदम वैली है ना, पदम वैली रिवर इरोजन का हॉटस्पॉट है। जंस्कर रिवर जो इरोजन करती है वो सारा डिपॉजिट जमा होता है पदम वैली में। और जंस्कर रिवर जो बहुत ज़्यादा इरोजन करती है उसका एक मेन रीज़न है डीग्लेशिएशन, मतलब ग्लेशियर पिघलने की वजह से पानी काफ़ी आता है जंस्कर रिवर में, और जंस्कर रिवर जो है वो इरोजन करती हैं, सेडिमेंट्स जमा होते हैं कौन सी वैली में? पदम वैली में। फ़ायदा क्या होगा इसका? फ़ायदा देखो ये होगा इस स्टडी का, हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर लद्दाख हिमालयास में जंस्कर रिवर, या फिर स्टडी से ये भी पता लगता है दूसरे रिवर्स के कैचमेंट एरिया में कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है, कैसा किया जा सकता है, कौन से स्थान पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इरोजन ज़्यादा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी इस स्टडी से। जंस्कर रिवर के बारे में हम डिस्कस करें, ये नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। आप ये मैप देखिए, ये इंडस रिवर है, ये जंस्कर है। जंस्कर की 2 ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच है डोडा, जिसका सोर्स है पेंसिला के पास 4400 मीटर की ऊंचाई पर, और दूसरी जो ब्रांच है वो देखो 2 मेन रिवर से मिलके बनी है। इसको हम हटा देते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। 2 ब्रांचेज से मिलके बनी है जंस्कर रिवर। पहली जो ब्रांच है वो है डोडा, जिसका सोर्स है पेंसिला 4400 मीटर की ऊंचाई पर, और दूसरी जो ब्रांच है वो फिर से 2 ट्रिब्यूटरीज से मिलके बनी है। पहली ट्रिब्यूटरी का नाम है करगयाग रिवर और दूसरी ट्रिब्यूटरी का नाम है सारप रिवर। जो करगयाग रिवर है
ये कहाँ से निकलती है? सिंगोला से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। और सारप रिवर कहाँ से निकलती है? बारालाचाला से। समझ गए? तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। जस्कर रिवर की 2 ब्रांचेस हैं, एक डोडा और दूसरी जो ब्रांच है वो खुद ही 2 ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनी है, एक करगयाग रिवर और दूसरी सारप रिवर। इन सब के सोर्सेज भी हमने डिस्कस किए। जस्कर रिवर देखो शुरुआत में नॉर्दर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है, बाद में नॉर्थ ईस्टर्न कोर्स अपना लेती है। देखो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में बाद में मूव करती रहती है ना। और इंडस से मिल जाती है कहाँ पर? निमू एक जगह है लद्दाख में, निमू पर ये मिल जाती है इंडस से। चलते हैं आगे। लास्ट आर्टिकल किसान सभा एप्लीकेशन के बारे में है। CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये एप्लीकेशन डेवलप की है, किसान सभा एप्लीकेशन। मकसद ये है किसानों को सप्लाई चेन से जोड़ा जा सके और फ्री ट्रांसपोर्टेशन का मैनेजमेंट भी अच्छे से हो सके। ये देखो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन किसानों को जोड़ती है मंडी डीलर से, ट्रांसपोर्टर से, मंडी बोर्ड मेंबर से, सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे कोई कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उससे जोड़ती है किसानों को, और इवन कंज्यूमर से, डायरेक्टली कंज्यूमर किसानों से परचेज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की सहायता से। तो किसानों को इस एप्लीकेशन से काफ़ी फ़ायदा होगा। जो मिडलमैन हैं, बिचौलिए जो प्रॉफिट खा जाते हैं, वो कम खाएंगे, उनका रोल ख़त्म हो जाएगा। कंज्यूमर को सस्ता फूड ग्रेन मिलेगा, सस्ती क्रॉप्स मिलेंगी और किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे, आसानी से वो सर्विसेज को अवेल कर सकेंगे। तो ये है किसान सभा एप्लीकेशन। अब जल्दी से देख लेते हैं आपने कितनी कंसंट्रेशन के साथ ये सेशन अटेंड किया। सबसे पहली स्टेटमेंट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में और हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। बताइए ये स्टेटमेंट गलत है या फिर सही है? देखो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि हेडक्वार्टर पेरिस में है, ना कि स्विट्ज़रलैंड में। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। दूसरी स्टेटमेंट, क्रेवाज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। नहीं, हिमालयस में मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट, जस्कर रिवर इज ए नॉर्दर्न फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। गलत, क्यों? इंडस की ट्रिब्यूटरी है जस्कर रिवर, ना कि सतलुज की। सबसे लास्ट में, डेमो मिशन, ये नासा और इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक मिशन है सन को स्टडी करने के लिए। गलत, ये नासा और स्पेसएक्स का मिशन है एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए। तो आज तो सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो हमारी इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।